वेलकम क्लास 12। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर के चलें किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऑलमोस्ट सभी चीज़। आज हम लोग जो पहला टॉपिक्स देखने जाएंगे वो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। छोटा टॉपिक है, सबसे पहले इसको देख ले, उसके बाद हम लोग आगे गॉसेस थ्योरम की तरफ चलते हैं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे मान लीजिए कोई लाइन चार्ज है, ठीक है, उस पर अगर कोई चार्ज हमारा प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूजुअली लैम्डा से लेते हैं। अगर लेट सपोज टोटल चार्ज Q है और उसका लेंथ L है, तो लैम्डा विल बिकम Q/L। इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हम लोग लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सपोज कोई सीट है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ऐसे सिचुएशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं, और लेट सपोज टोटल चार्ज Q हो और एरिया A हो, तो Q/A बनता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरी बात क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर कोई स्फीयर हो मान लीजिए, है ना, या कोई क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो सकता है, इस पर हमारा यूनिफॉर्म चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा नहीं, कम कहीं पर कम ज़्यादा नहीं, ऐसा करके क्या है, चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दैट विल बिकम, लेट Q टोटल चार्ज हो, V इसका वॉल्यूम हो, तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कुछ टर्म है जो आगे हमारे गॉसेस थ्योरम के अंदर क्या होगा, आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कहानी लेकर के बढ़ें, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कहानी आगे लेकर के बढ़ते हैं। ठीक, तो गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वो क्या है, सब लेट सपोज आपके पास यहाँ पर एक लाइट का सोर्स हो, ठीक, इसके अंदर से लाइट निकल रही, ठीक है, इसके अंदर से लाइट निकल रही, और इस सोर्स को अगर मान लीजिए इस एरिया, इस सरफेस S1 से क्लोज करते हैं, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस S1 सरफेस से कितना लाइट निकलेगा, और उसके ऊपर एक और लीजिए, S2 से कितना निकलेगा, उससे ऊपर एक और लीजिए, S3 से कितना निकलेगा। मतलब इस सोर्स को कंप्लीटली कवर कर दीजिए। ये सोर्स है, इसको पहले छोटा सरफेस से कवर कीजिए, S1 कह लीजिए। फिर इस सोर्स को हम कुछ बड़ा सरफेस S2 से क्या करें, कवर करें। फिर इस सोर्स को क्या करते हैं, इससे भी बड़े सरफेस से क्या करते हैं, कवर करते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर हम डिफरेंट सरफेस बढ़ाते चले जाएं, तो क्या उम्मीद करते हैं, S1 से जितना लाइट्स निकलेगा, S2 से जितना लाइट निकलेगा, S3 से जो लाइट्स निकलेगा, इसमें कम ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या,
तो जवाब है नहीं, क्योंकि जितना लाइट अंदर से आएगा उतना ही S1 से क्रॉस आउट होगा, और वही लाइट टोटल अगर क्लोज कर चुके हैं S2 से बाहर होगा, और वही लाइट टोटल क्या होगा S3 से बाहर होगा। करेक्ट है ना, वही S3 से बाहर होगा। गॉसेस थ्योरम में भी कहानी कुछ ऐसी है। क्या है गॉसेस थ्योरम में कि इफ देयर इज एनी चार्ज, ठीक है, इफ देयर इज एनी चार्ज, तो अगर हम कोई इसको क्लोज कर दे किसी सरफेस से क्या कर दे, क्लोज कर दे, तो जो S सरफेस इसको क्लोज कर रहा होगा, उस सरफेस से निकलने वाले, अच्छा ये चार्ज है तो इससे इसके अंदर से निकलेगा क्या, चार्ज है तो इसके अंदर से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम बता चुके हैं। तो इसके अंदर से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये फील्ड लाइंस क्या होगा, टोटल चार्ज ईच एंड एवरी डायरेक्शन में निकलेगा, लाइट की तरह, ठीक है, लाइट की तरह चारों तरफ निकलेगा और किससे क्रॉस करेगा, S से। कोई और बड़ा इससे बना दे तो उससे भी, कोई और बड़ा इससे बना दे तो उससे भी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो उसी पर हमारा गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, गॉसेस थ्योरम ये कहता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू ए closed surface is 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed inside it, मतलब जो टोटल फ्लक्स इससे निकलेगा किसी क्लोज सरफेस से, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड इट होगा। मतलब कि इफ फाई इज द टोटल फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स को हम लोग क्या लेके चले, फाई, तो ये कह रहा है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, मतलब Q, यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और जस्टिफाइड भी है। कैसे जस्टिफाइड है, दो ही बात हो सकती है ना, सरफेस एरिया पर तो डिपेंड करेगा नहीं, कितना सरफेस एरिया उस बात से तो उसको कुछ लेना देना नहीं है ना, फ्लक्स को यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेना देना कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जितना छोटे सरफेस से निकलेगा उतना ही बड़े सरफेस से निकलेगा, उसके बाहर जाने वाला सरफेस से उतना ही निकलेगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्रोड्यूस करेगा, ऐसा ही सोच लीजिए कि प्रोड्यूस करेगा, तो जितना प्रोड्यूस करेगा वो कितना हो सकता है। दो ही बातें यहाँ पर है, एक या तो इस पर चार्ज है और एक मीडियम है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो फील्ड लाइंस की डिपेंडेंसी तीसरी बात पर तो होगी नहीं, फील्ड लाइंस की डिपेंडेंसी तीसरी बात पर तो होगी नहीं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यही बात हमारा गॉसेस थ्योरम क्या करता है, कहता है। थोड़ा एक छोटा मोटा प्रूफ देख लिया जाए, एक छोटा मोटा प्रूफ ले लिया। चलिए एक एलिमेंट्री एरिया यहाँ ले लेते हैं, और ये इससे R इसका रेडियस है, स्फीयर हो ये कर, यदि R इसका रेडियस है, और इसमें हम लोग इस एरिया का एरिया वेक्टर, R का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा। R वेक्टर DS एरिया ले रहे हैं, ठीक है, DS एरिया ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्रूफ में छोटा सा देखिए, बड़ा प्रूफ लेना नहीं है, प्रूफ, हाँ, टेकिंग क्लोज्ड सरफेस as spherical, a sphere of radius
R for any elementary area ds, d5 मतलब छोटा सा, कितना फ्लक्स निकल पाएगा, d5 कितना, E डॉट डी एस। ये जरा जिनको जो पहली बार देख रहे हो तो जाकर के फ्लक्स वाला टॉपिक्स देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो है उसमें देख लीजिए। d5 इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी d5 इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, थीटा आर का डायरेक्शन, डी एस डायरेक्शन यहाँ सेम लिए हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये ई डी एस कॉस 0, तो d5 इक्वल टू ई इंटू डी एस होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन ऑफ d5 होगा, सरफेस इंटीग्रल, दैट इज क्या हो जाएगा, ई डी एस। ई तो कांस्टेंट रहेगा, चूंकि देखिए जब r रेडियस इसके अगर टोटल ले रहे हैं तो सब r रेडियस, तो इस r डिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम होगा, r सेम होगा, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, तो फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दैट इज एस, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा किसी भी स्फीयर के लिए कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा सा ई का वैल्यू रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और इधर में 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो कट कटा करके ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचा, तो फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दिख रही है, दिख रहा है फाई का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट कि नहीं दिख रहा है। तो एक छोटा सा प्रूफ भी हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम का ले लिया। ओके जी, ठीक, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें, है ना। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ गॉस थ्योरम लिया जाए, समझ लिया जाए। पहला कि इट इज़ वैलिड, ये वैलिड है किसके लिए, वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, द क्लोज्ड सरफेस chosen is called गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तीसरी बात, इफ फॉर एनी गॉसियन सरफेस some charges are outside the surface, अगर सरफेस से जो बाहर है, then only चार्ज इनसाइड इज कंसिडर्ड, जो अंदर होगा चार्ज उसी को कंसिडर करेंगे, जो बाहर गॉसियन सरफेस छूट जाएगा वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। फोर्थ, पासिंग आउट फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव, जो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है वो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। एंड पासिंग इन मतलब जो अंदर इंटर कर रहा होगा, पासिंग इन
द सरफेस इज टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। कहने का क्या मतलब है, कोई मान लीजिए आपने गॉसियन सरफेस लिया और इधर से कोई ले लिया, कहीं पर भी ले लिया, चार्ज है नहीं है उससे कोई बात नहीं, और इधर से फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, और इधर से पास आउट हो रहा है, तो इधर से जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे होंगे, और जो इंटर कर रहा होगा इसको हम लोग नेगेटिव ले रहे होंगे, इसको नेगेटिव फ्लक्स ले रहे होंगे। करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है किसके, गॉसियन सरफेस के लिए, है ना, गॉसियन सरफेस के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव कर जाएं जरा सा एप्लीकेशन में। चलिए, तो बोर्ड के ऊपर एक आपको फिगर दिख रहा होगा एग्जाम्पल 1.10। एक्चुअल में क्या है कि न्यूमेरिकल तो बताएंगे हम बाद में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो देन एंड देयर अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फ्लक्स समझे हैं, गॉसेस थ्योरम समझे हैं, तो उस चीज़ को देख लेना क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर एक क्यूब दिया है ना, और अकॉर्डिंग टू इस तरह के फिगर के हिसाब से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ए एज है, और कह ये रहा है, क्वेश्चन को जरा आप पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन अगर देखने का मन करे तो वहाँ पर जो है सो आप एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 1.10 निकाल लीजिए, उसको देख लीजिए। प्रोवाइडेड है कि x के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्फ़ा x टू द पावर 1/2 है, एंड अल्फ़ा की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ है। ठीक है, और y के डायरेक्शन में हमारा फील्ड क्या है, 0 है, और z के डायरेक्शन में फील्ड हमारा 0 है, और a का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि 0.1 मीटर है, 1 मीटर है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। ए साइड का क्यूब है ये, ए साइड का ये क्यूब है, और क्या है टोटल चार्ज इसके अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करना है, गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करके टोटल चार्ज इसके अंदर से निकालना है। जरा सा एक बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, एक्स पर डिपेंडेंट है, एक्स पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स पर डिपेंडेंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि पोजीशन के हिसाब से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ई वाई 0 है, ई जेड 0 है, तो इसको हम लोग क्या कर जाएं, भूल जाएं। ठीक है जी, इसको हम लोग भूल जाएं। अब हम लोग किस बात को, पॉइंट को पकड़ के रखें, ई एक्स की बात करते हैं, है ना, ई एक्स की बात करते हैं। तो ई एक्स की बात करते हैं और ई एक्स के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू दो सरफेस है। एक जरा सा देख लीजिए, हम नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी, ये एक सरफेस हुआ, और दूसरा ई एफ जी एच, ये जो ई एफ जी एच है, ये दो सरफेस ऐसे हैं जहां ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ये दो सरफेस ऐसे हैं जिनका जो क्या है, प्लेन, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है ना, माने ये क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये दो सरफेस, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, क्या होगा, ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलरली इन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उधर से परपेंडिकुलरली आउट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर के विषय में मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे कि ये प्लेन है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर जो लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे। ये इंप्लाई करता है कि एरिया वेक्टर्स फॉर लेफ्ट साइड, तो इस साइड वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा,
हमारा हथेली इधर है ना भैया, इस साइड वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा, ठीक। फॉर राइट साइड, फॉर राइट साइड इधर के लिए आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम होगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। एक साइड में फील्ड का डायरेक्शन एरिया वेक्टर से अपोजिट है, एक साइड में एरिया वेक्टर और फील्ड सेम है। अब बाकी सरफेस जरा गौर कीजिए। बाकी सरफेस में देखिएगा तो ये ऊपर का जो सरफेस होगा ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। एंड फॉर रेस्ट सरफेस, फॉर रेस्ट सरफेसेस थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो पहले हम लोग इसी चीज़ को निपटा लेते हैं, क्योंकि फाई की वैल्यू ई डॉट डी एस लेते हैं, ई डॉट एस, ई डॉट डी एस जो कुछ भी हो, है ना, डेल एस ही ले लीजिए। तो ई डेल एस कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, तो ई डेल एस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0। कहने का मतलब ये हो जाएगा, अगर कोई क्यूब है, ये एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक पीछे, एक आगे, एक नीचे, कितने सरफेसेस होते हैं एक क्यूब के अंदर? कितने सरफेसेस होते हैं? ऊपर नीचे 2, दाएं बाएं 2, 6 सरफेसेस होते हैं। तो 6 सरफेस में जो एक्स एक्सिस के नॉर्मल प्लेन होगा उसी से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होगा। जो बाकी रेस्ट होंगे वो साइड वाले, इधर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके एरिया वेक्टर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री पर होगा। तो पासिंग आउट फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसमें 0 होगा। तो हम लोग बाकी किसी सरफेस को कंसीडर करेंगे नहीं टोटल फ्लक्स के लिए। हम लोग सिर्फ 2 सरफेस को लेंगे, एक ए बी सी डी को लेंगे, एक ई एफ जी एच को लेंगे, है ना। यानी कि एक लेफ्ट साइड वाला लेंगे और एक राइट साइड वाला लेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। चलिए, तो हम लोग एक लेफ्ट साइड वाला, तो फॉर लेफ्ट साइड, फॉर लेफ्ट साइड, फॉर लेफ्ट साइड बाईं तरफ वाले में क्या हो जाएगा कि जो फ्लक्स लेफ्ट साइड की ऐसा ले, हम लोग ई डॉट डेल एस कहेंगे। तो ई डेल एस कॉस 180 डिग्री होगा। तो ई डेल एस कॉस 180 डिग्री -1 होता है, माइनस ई डेल एस होगा। तो ई की वैल्यू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 डेल एक्स का मतलब हो जाएगा साइड का स्क्वायर, चूंकि क्यूब है ना जी, तो साइड का स्क्वायर, ओके। और लेफ्ट साइड वाला भी ए डिस्टेंस पर है, क्वेश्चन के हिसाब से मैं थोड़ी देर के लिए छूट गया था, है ना। तो x के बदले क्या डल जाएगा, x के बदले a डल जाएगा। तो a टू द पावर हाफ इंटू ए का स्क्वायर माइनस अल्फा ए टू द पावर 3/2। अगर इसमें इसकी वैल्यू हम रख दें, अल्फा की वैल्यू 800 और ए की वैल्यू कितनी 0.1 और इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे हैं, मेरा मुद्दा कैलकुलेशन करना नहीं, न्यूमेरिकल लगाना नहीं। मेरा मुद्दा था थोड़ा सा फ्लक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लिखने का। इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू स्क्वायर, अच्छा 5/2 पावर होगा, 5/2 पावर होगा। चलो एक सेकेंड, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। लेफ्ट साइड वाला ये हो गया, है ना। चलिए, लेफ्ट साइड वाला ये हो गया। फाई राइट साइड, तो इसमें ई डॉट डेल एस लेते हैं। जरा सा इसको समझिए, ई डेल एस कॉस 0 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू तो अपनी जगह पर है ना।
cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ई कितना हो जाएगा, अल्फ़ा ए टू द पावर हाफ डेल एस ए का स्क्वायर होगा। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अल्फ़ा ए टू, अरे हाँ यहाँ पर ए नहीं, एक सेकेंड, पहले तो इसको लिखिए अल्फ़ा एक्स टू द पावर 1/2 डेल एस एस का स्क्वायर होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जरा सा अगर राइट साइड वाले को देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, पहले तो हो जाएगी a, फिर यहाँ से यहाँ तक a यानी डिस्टेंस हो जाएगी 2a, यानी अल्फ़ा यहाँ 2a का पावर हाफ लिया जाएगा और a का स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा और 2 का हाफ पावर यानी कि √2, अल्फ़ा का हाफ, a का हाफ पावर इंटू ए का स्क्वायर। फाइनली देखा जाए तो √2 अल्फ़ा ए की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2। तो ये आता है आपका माइनस में और ये आता है आपका क्या, प्लस में। ठीक, मतलब इधर का फ्लक्स, लेफ्ट साइड का फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव, और राइट साइड का फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। राइट साइड का फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम लोग टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, है ना। टोटल फ्लक्स जरा देख लें कि राइट साइड में कितना चल रहा है ये, है ना। ठीक है, चलिए, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट। अगर इन दोनों को उठा करके रखें और कुछ कॉमन करें, है ना, तो एक में √2 अल्फ़ा ए टू द पावर 5/2, तो एक में आ रहा है अल्फ़ा ए टू द पावर 5/2। अगर हम लोग अल्फ़ा ए टू द पावर, तो √2 - 1 अल्फ़ा ए टू द पावर 5/2, √2 - 1 का वैल्यू 1.414 हो जाएगा, उसमें अगर 0.414 ले लिया जाए, अल्फ़ा का वैल्यू 800 कह रहा है वो ले लिया जाए, ए की वैल्यू 0.1 कहा जा रहा है वो ले लिया जाए 5/2 पावर में, और तब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जो वैल्यू आएगा, है ना, वैल्यू आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ जाएगा आपका 1.05 फ्लक्स में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये निकला है टोटल फ्लक्स। ठीक, अब ये टोटल फ्लक्स निकलने के बाद अब गॉसेस थ्योरम को अगर अप्लाई करते हैं तो बाय गॉस थ्योरम के मुताबिक अगर हम जाते हैं, तो गॉस थ्योरम के मुताबिक जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, होगा ये कि आपका, चूंकि हम लोग गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स 5 जो होगा वो Q/ε0 होगा, यानी Q की वैल्यू कितनी, फाई इंटू ε0 होगा, तो फाई की वैल्यू वहाँ से ले लिया जाए 1.05 और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इन सब को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.27 इंटू 10⁻⁻19 -12 कूलम चार्ज आएगा। भैया ये न्यूमेरिकल लगाना उद्देश्य नहीं था, मोटिव ये न्यूमेरिकल लगाना नहीं था, ना आप उसको न्यूमेरिकल लगाना समझे। इस जगह पर सीखने वाली बात क्या है और सिखाया क्या जा रहा है, देखिए। मे बी पॉसिबल कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण नहीं हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण हो सकता है। पहली बात, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण होगा तो अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे कि इसमें क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड इट। इसका मतलब जो आप सरफेस ले रहे हैं, जो आप क्यूब ले रहे हैं, इस क्यूब के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आ जा रहा है,
हमने कहा ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चार्ज है, करेक्ट। एक जानकारी वाली बात ये। दूसरी कि जब भी हम गॉसियन सरफेस ले करके और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा क्या सोचने का तरीका क्या होता है। जैसे कि इसमें देखने वाली बात क्या थी कि सिर्फ 2 ही सरफेस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो रहे थे, बाकी जो भी सरफेस थे वो आपके लिए कोई मायने नहीं रख रहा था, है ना। बाकी कोई भी सरफेस आपके लिए मायने नहीं रख रहा था, मतलब कि नीचे का सरफेस माने रख रहा था, सॉरी राइट साइड का सरफेस माने रख रहा था, लेफ्ट साइड का, और जिन सरफेसेस के साथ जिन सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री बन रहा था तो उस 90 डिग्री के साथ में हम लोग उस एरिया के लिए फ्लक्स निकालने ना जाएं, क्योंकि उससे पासिंग आउट फ्लक्स 0 हो जाएगा, करेक्ट है ना। बाकी बात थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी जो उसमें पढ़ना था। ये एनसीईआरटी वाले जो टॉपिक्स दे करके तुरंत जो न्यूमेरिकल दे देते हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देन एंड देयर अगर आप उस न्यूमेरिकल को देखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है, इसलिए उसको इग्नोर ना किया जाए। चलिए एक इसको मिटाते हैं और एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, ठीक ना। चलिए हाँ, एग्जाम्पल 1.11 हमने ले लिया है, बोर्ड पर इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हम यहीं पर समझा देते हैं क्वेश्चन, क्या अगर क्वेश्चन पढ़ने का मन करे तो बुक उठा करके इसको पलट करके देख लीजिए, है ना। देयर इज ए सिलेंडर along the whose axis is along the x axis, okay, O is the center of the cylinder and O is origin, O सेंटर भी है, ओरिजिन भी है, ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द राइट एंड, मतलब यहां पर 200 I कैप न्यूटन पर कूलम है, ऑन द लेफ्ट साइड -200 I कैप, ठीक है। एक क्वेश्चन में दे दिया कि द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, राइट हैंड इज एट +10 सेंटीमीटर, लेफ्ट हैंड इज ऑल्सो एट 10 सेंटीमीटर। प्लस देखने का मतलब एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, और माइनस लेने का मतलब एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पार्ट में जो कर्व सरफेस, जो ये कर्व सरफेस है S3 S1 इसको कह लीजिए, S2 इसको कह लीजिए, S2 इसको कह लीजिए, है ना, S2 इसको कह लीजिए, S3 इसको कह लीजिए, कर्व सरफेस। तो व्हाट आर द फ्लक्स फ्रॉम द इंडिविजुअल सरफेसेस, फ्लक्स इंडिविजुअल सरफेस S1 से कितना निकलेगा, S2 से कितना निकलेगा, S3 से कितना निकलेगा, एंड व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड इट। ये 3-4 पार्ट में इसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग पार्ट वाइज करते हैं। चलिए फॉर S1 जाते हैं, S1 के लिए हम लोग जाते हैं, S1 के लिए जाते हैं। तो फाई जो होगा E डॉट S1 वेक्टर लेंगे, और जाहिर सी बात है यहाँ का S1 वेक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है, 0 है, तो E पैरेलल है किसके, S1 के, है ना। E पैरेलल है यहाँ पर S1 के, क्लियर, इस जगह की बात कर रहे हैं। तो E S1 cos 0 1, है ना, cos 0 1 हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि 200 लीजिए, S1 कितना होगा, ये जो सर्कुलर रीजन है पाई R स्क्वायर होता है, तो 200 इंटू पाई, R का स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर है ना, मीटर में लिखिएगा तो 0.05 मीटर होगा, तो 0.05 का स्क्वायर, तो ये 200 पाई और वगैरह 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 जो भी है ना। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना आएगा, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आ रहा है किसके लिए, फॉर S1। अगर हम चलते हैं किसके लिए, फॉर S2 सरफेस, मतलब ये इस साइड में। अब जरा मेन पॉइंट यहाँ है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड -200 I कैप कह रहा है, मतलब हम तो ड्रॉ पहले कर दिए थे लेकिन आपको समझाएं, यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप, यानी कि जो यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस को लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं है, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, माने अपोजिट टू I कैप का डायरेक्शन ये होता है,
आई कैप का डायरेक्शन ये होगा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस लगा दिया है, माइनस लगा दिया है मतलब अपोजिट जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो S2 एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी है ना, ये राइट साइड की बात करें, ये लेफ्ट साइड की बात करें, है ना, ये पैरेलल टू S2 है, मतलब यहाँ पर भी फ्लक्स जो होगा E डॉट S2 होगा, E डॉट S2 होगा, और E डॉट S2 होगा, है ना, तो ये आपका E का मतलब तो 200 हो जाएगा, माइनस प्लस तो ले नहीं रहे हैं अब, क्योंकि माइनस का हम लोग एक ऑलरेडी यूज़ करके ये सब पकड़ लिए हैं कि E और S2 क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। E डॉट S2 होगा, चलिए एक तरह से एक लाइन और बढ़ा देते हैं, E S2 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, E की वैल्यू 200 लिखिए, माइनस नहीं लीजिएगा, क्यों नहीं लीजिएगा, नहीं लेने का पीछे का मकसद ये है कि इस माइनस के कारण ही हम S2 के पैरेलल कह रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर से माइनस लगा दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। और S2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर, ये फिर से ये भी इतना ही आएगा, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब अगर S3 सरफेस के लिए जाते हैं, फॉर S3 सरफेस मतलब ये, अब जरा से देखिए यहाँ पर भी लीजिएगा कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इधर भी लीजिएगा तो S3 सरफेस का डायरेक्शन ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मतलब लेफ्ट साइड भी लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर S3 पर है, और लेफ्ट साइड का भी परपेंडिकुलर। यहाँ देखने वाली बात है कि S3 के परपेंडिकुलर एंड E लेफ्ट साइड भी S3 के क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री होने पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब इस कर्व सरफेस एरिया से कोई भी फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, मतलब जो भी फ्लक्स निकलेंगे वो S1 से निकलेगा और S2 से निकलेगा, ये दो जो सर्कुलर रीजन है इन्हीं दोनों से क्या होगा, फ्लक्स पास आउट होगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स तो फाई की वैल्यू है ना, चलो इसको φ1 नाम देते हैं, इसको φ2 नाम देते हैं, तो φ1 प्लस कितना, φ2 1.57 प्लस 1.57 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बाय गॉसेस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, Q की वैल्यू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, फाई, क्योंकि फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है गॉसेस थ्योरम से, तो एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, फ्लक्स की वैल्यू 3.14, तो कितना टोटल चार्ज आएगा, कैलकुलेशन लिख लीजिए 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11, 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11। अब मैं कैलकुलेशन करने की मैं टाइम जाया नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन करके दिखाना मेरा काम, मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है जी। तो ये हो गई आपका एग्जाम्पल 1.11। इन दोनों क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं थे, तो इसमें एक बात ये है जो सीखने को हमको मिल रहा है कि हम लोग कौन सा सरफेस किसके पैरेलल जा रहा है, किसके परपेंडिकुलर जा रहा है, किसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है। जब भी हम लोग गॉसियन थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, तो इन बातों को क्या कर रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे, क्योंकि इन बातों को कंसीडर करके ही हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाक दे तुरंत से एक एप्लीकेशन हम लोग देखें और उसमें कैसे इसका यूज़ होगा, इस कॉन्सेप्ट का, वो भी आपको तुरंत बात क्या होगी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम लोग लेने के लिए चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ओके, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ले रहे हैं और
यूनिफॉर्मली चार्ज है, माने हर जगह इसका चार्ज क्या है, एक जैसा है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सेक्शन लेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके एल लेंथ को कंसिडरेशन में हम लोग क्या कर ले लें, कितना एल लेंथ ले रहे हैं, एल लेंथ को। ठीक है, तो यहाँ लिखिए टेकन, यहाँ और कुछ करने वाले हैं, टेकन एल लेंथ इन कंसिडरेशन। इसके मात्र एल लेंथ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ जो है ना, इसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं, क्योंकि इन्फाइनेटली लॉन्ग है, पूरा तो एक साथ लेंगे नहीं। लेट लैम्डा बी चार्ज डेंसिटी, आज के पहले टॉपिक्स में हम यही बताएं। देन लैम्डा इजकल टू क्यू बाई एल होगा, क्यू की वैल्यू लैम्डा एल होगी। ठीक, अगर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो उस प्रेजेंट चार्ज इनसाइड द एल लेंथ जो होगा वो लैम्डा एल हो जाएगा। अब प्रश्न यहाँ आकर के खड़ा होता है कि हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, यानी गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस चुने। चल अब ये मान करके चले कि ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, निकालना है, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है भैया, तो R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, तो R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, ये बात है। तो कैसा गॉसियन सरफेस हम लोग लें, देखिए हमको एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए जो सिमेट्रिक भी हो और इस P पॉइंट को कंटेन कर ले रहा हो। तो बेहतर ये है कि हम लोग जैसा कि ये फिगर है उसके हिसाब से एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लें जो P को क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो। ठीक है, और इससे R डिस्टेंस पर है। लेट P बी एनी पॉइंट एट R डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर है। तो गॉसियन सरफेस आपने क्या ले लिया, ए गॉसियन सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप is taken which contains point P को वो कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका S1 सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे इसके, है ना जी, ऐसे निकलेगा, इधर भी और इधर भी। तो ऐसे में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड S2 इसको कह लीजिए, S3 इसको, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और S3 का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहाँ S1 के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर, S2 के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया वेक्टर 90 डिग्री। मतलब गौर करने वाली बात क्या हो रही है, गौर करने वाली बात ये होगी कि कर्व सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा, है ना। और S1 S2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। सिंस S1 एंड S2 आइदर क्या है, ई के परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज φ1 भी 0 और φ2 भी क्या हो जाएगा, 0। माने फ्लक्स पासिंग आउट फ्रॉम S1 भी 0 और S2 भी क्या हो जाएगा, 0। सो टोटल फ्लक्स φ3 यानी कि थर्ड सरफेस से, कर्व सरफेस से निकलेगा। ये होगा कितना, E डॉट S3 वेक्टर लीजिए, ओके। E डॉट S3 वेक्टर लेंगे, E का तो पता नहीं है, यही तो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो निकालना है। S3 cos थीटा cos 0 1 E S3 का मतलब कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर πRL
पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, आर इज द रेडियस, एल इज व्हाट, द लेंथ, ई इंटू पाई आर। अब बाय गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो भी बोलिए, फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। ठीक है जी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और फाई की वैल्यू निकाल कितना रहे, ई इंटू 4 पाई आर एल। तो ई इंटू पाई आर एल इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू है ना 2 पाई आर एल, पाई आर एल होता है कि 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल होता है। 2 पाई आर इंटू एल सरफेस एरिया, यस 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। हाँ, तो ये यहाँ पर अगर इसको अरेंज करते हैं तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब इसको उधर ले जा रहे हैं, क्यू बटे आर एल, क्यू बटे आर एल। ठीक है ना जी। तो ऐसे में E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी, लैम्डा एल। तो लैम्डा एल अपॉन आर एल, आई एल कैंसिल, ई इजकल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई कितना, आर। ठीक है, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये निकल करके आ जाता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि मैंने न्यूमेरिकल क्यों लगाया। न्यूमेरिकल इसके पीछे पहले लगाने के पीछे मकसद क्या था कि कुछ कॉन्सेप्ट हमारा इस एप्लीकेशन से रिलेटेड उस न्यूमेरिकल के अंदर कंटेंट था। कैसे हमको सरफेस एरिया लेना है, कैसे किस सरफेस एरिया से पासिंग आउट फ्लक्स कितना होगा, किससे वो जीरो हो जाएगा, कैसा सरफेस गॉसियन सरफेस कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात क्या नोटिस करने वाली बात, कि हम कैसा गॉसियन सरफेस लें। पी पॉइंट पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, हमको कैसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए था। तो हमको एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए था जो गॉसियन सरफेस क्या हो, पी पॉइंट को इंक्लूड तो करें ही करें, साथ में इस तरह का सिमेट्रिक हो जाए जो हमारे सोल्यूशन के लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। मैंने इसके पीछे एक सोच है कि हम कैसा गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। एक लाइन है और लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे होंगे, तो ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे। तो क्यों ना हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लें ताकि ऊपर और नीचे वाले फ्लक्स जीरो रहें और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उसी से हमारा काम बन जाएगा। और वही विजडम को यहाँ क्या किया गया है, फॉलो अप किया गया है। ठीक है जी। तो चलिए, ये एक एप्लीकेशन में दिखा कर आपको बताया, अभी और बहुत सारे एप्लीकेशन बचे हुए हैं। इन सारे एप्लीकेशन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।